DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय विज्ञान। आपके जो हिंदी माध्यम वालों का कक्षा 7वीं का विज्ञान का पेपर हुआ है, उस पेपर में जितने क्वेश्चन आए हुए थे, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नहीं लिखे हुए हैं, जो आपके स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी नोट्स बनवाया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन यदि नहीं लिखे हैं, इनमें से कोई भी जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं लिखा है तो उसको ज़रूर लिख लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि बीच बीच में से बुक में ऐसे बना के दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दोबारा से भी पुनः रिपीट किए जा सकते हैं वार्षिक एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर में आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे या नहीं किए थे वो भी आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, वास्तव में आपको लिखना कैसा चाहिए था और लिख के कैसे आए हैं, है ना। तो आपको आदर्श उत्तर सहित हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। पूरे एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका फॉर्मेट रहेगा। देखिए, ये हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं और उनके चित्र सहित एकदम, है ना, जहाँ चित्र की आवश्यकता है वहाँ चित्र के द्वारा सब कुछ एकदम अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। तो आपको अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएँ और किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। सबसे पहले इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, देखिए, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जड़ कहलाते हैं, तना या पुष्प या रंध्र। तो इसका जो सही जवाब था रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देख सकते हैं आपके सामने। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान संरचना कहलाती है। जो क्षुद्रांत होता है उसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है। उस संरचना को क्या कहते हैं? तो संरचना को बोलते हैं दीर्घरोम। जो क्षुद्रांत में आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। इसको वार्षिक के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले भी। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पारा धातु का उपयोग किया जाता है। चौथा देखिए, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? जैसे कोई वस्तु गर्म हो चुकी है, उसको ठंडी वस्तु से हम संपर्क में रख दें तो वो गर्म वस्तु उस ठंडी वस्तु को भी गर्म करने लगती है। तो ये ऊष्मा का स्थानांतरण जिस विधि द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देता है। जो गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, गुड़हल के पुष्प की, उन पंखुड़ियों को हम अम्ल में यदि डुबो दें तो किस प्रकार का रंग हो जाएगा? तो वो कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, गहरा गुलाबी। अब हम आपको आदर्श आंसर से दिखा देते हैं किस प्रकार से कैसे हमें क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रंध्र या स्टोमेटा। ठीक, आपको स्पष्ट दिख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो ये देखिए, रंध्र या स्टोमेटा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है दीर्घरोम। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, उसका आंसर है पारा। चौथे क्वेश्चन में भरना था आपको चालन द्वारा, और पांचवें क्वेश्चन में गहरा गुलाबी। अब छठवें क्वेश्चन में आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं छठवें से, है ना, तो वो भी देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, पौधों एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? आपका पोषण कहते हैं। तो चाहे वो पादप हो या कोई सजीव है, कोई जीव जंतु है, हर दोनों में ही क्या होता है? भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण कहा जाता है।
7वां क्वेश्चन देखिए, हरे पादप खालिस्तान प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं या हरे पेड़ पौधे हैं या पादप है, उनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया किस प्रक्रम द्वारा होती है, ये पूछा है इसमें। तो कौन से प्रक्रम द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही कोई भी पादप है वो अपने खाद्य का संश्लेषण करता है, मतलब अपना खाद्य पदार्थ मतलब भोजन बनाता है। भोजन बनाने का काम कैसे करता है, किस विधि द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। 8वां देखिए, चबाने एवं पीसने वाले दांत खालिस्तान कहलाते। तो जो चबाते हैं और पीसते हैं उन दांतों को क्या बोलते हैं? चवर्णक। तो 8वें में क्या भरना था आपको? चवर्णक। 9वें हम एक एक क्वेश्चन की आपको आदर्श आंसर से भी दिखाएंगे कि वास्तव में देखिए कैसे लिखना था आपको। तो उनको एकदम पूरा आपको वैसे मैं दिखा भी तो चुका हूँ नीचे, है ना, कैसे कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। बहुत अच्छे तरीके से अच्छी भाषा लिखी हुई है। तो अगर आपने वैसे ही भाषा लिखी होगी ना वास्तव में, और यदि आप वार्षिक में वही भाषा लिख के आते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नहीं काटा जा सकता। क्योंकि विज्ञान में नंबर बिल्कुल भी नहीं कटते हैं। यदि आपने शुद्ध लिखा हो और सटीक भाषा लिखी है तो एक भी नंबर नहीं काटे जाते हैं, पूरे में पूरे नंबर दिए जाते हैं। बस शब्द सीमा आपको ध्यान रखना है ना। हर क्वेश्चन के लिए शब्द सीमा निर्धारित है। तो यदि उस शब्द सीमा से आप कम रहते हैं तो आपके नंबर जरूर काट दिए जाएंगे। 9वां देखिए, आमाशय खालिस्तान का श्रावण करता है। तो आमाशय जो है वो किसका श्रावण करता है? तो HCl। इसमें क्या भरना था आपको? 9वें वाले में भरना था HCl। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर दें और चाहे HCl भर दें, HCl ऐसे लिखती है। आगे दिखाएंगे तो है ना, जो आदर्श सेट है आदर्श आंसर लिखे हुए हैं वो भी दिखाएंगे। आशुद्ध जल की प्रकृति खालिस्तान होती है। आशुद्ध मतलब शुद्ध, जो शुद्ध जल होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो वो ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, मतलब उदासीन होगा। तो चलिए 6वां से 10वां तक के आंसर हम देख लेते हैं, एकदम लिखे हुए हैं जो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 6वां में आपको भरना था पोषक पोषण, 7वां में भरना था प्रकाश संश्लेषण, और 8वें क्वेश्चन में चवर्णक, 9वें में भरना था HCl और 10वें में उदासीन। इस प्रकार 10वां तक के क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं हम 11वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक, यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि वो भी आप अपने एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देख सकें। और आप लोग यदि इन क्वेश्चनों को लिखना चाहें, अपनी नोटबुक को उठा लीजिए। यदि आपके स्कूल या कोचिंग सेंटर में ये इन क्वेश्चनों के आंसर, जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे पेपर में, उन क्वेश्चनों के आंसर नहीं लिखवाए हैं आपके स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप इन क्वेश्चनों को भी लिख लीजिए और उनके आंसर से भी साथ में साथ लिखते जाइए, क्योंकि ये भाषा बहुत अच्छी तरीके से लिखी है। आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता है तो वो साथ में समझाता ही चलूँगा मैं। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखिए। तो 11वां क्वेश्चन इस पेपर में जो आया हुआ था, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं, ये समझाइए, है ना। तो जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्ती तक कैसे पहुंचते हैं? तो जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए का काम कौन करता है, ये पूछा है। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। जाइलम का काम क्या होता है? जल एवं पोषक तत्वों को जड़ से लेकर कहाँ तक पहुँचा देना? पत्तियों तक पहुँचा देना, ताकि पत्तियाँ अपना जो भोजन बनाने का काम है वो अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक, यहाँ देखिए फिर आगे लिखा है, जाइलम नलियों का सरल एक सतत जाल बनाता है। जो जाइलम होता है वो एक नलियों का, नली मतलब जैसे नली तो आपने देखी होंगी, है ना, नली मतलब वाहिकाएं। तो नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। तो जो जाइलम होता है ये नलियों का सतत जाल बनाता है, जाल जैसा बना देता है। और मूल कहाँ होते हैं? जड़ में, बिल्कुल जड़ में होते हैं मूल, जो गोल गोल गुट्टे टाइप के बने रहते हैं जड़ में, वो कहलाते मूल। तो मूलों को
तने से कहाँ तक तने और शाखाओं को जोड़ता है। कौन? जाइलम। जाइलम का जो जाल बना होता है वो जाल मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को जोड़ता है ना। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। तो ऐसा जो पूरे पादप में ये जाल जैसा बिछा रहता है और इसी जाल के द्वारा ही जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिख देना था। आगे क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसको दर्शाने के लिए एक व्यवस्था चित्र बनाइए। तो व्यवस्था चित्र आपको आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया था। देखिए ये वाला आपको चित्र बना देना था, लेकिन इसमें आपको जो चित्र बनाने के साथ साथ जो नाम लिखे थे वो भी लिखना था। जैसे पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, जड़ के द्वारा क्या क्या काम होता है, तो जड़ के द्वारा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। फिर सूर्य का प्रकाश लिया जाता है सौर ऊर्जा के रूप में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, छोड़ी जाती है। तो ये पूरा आपका एक प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए एक व्यवस्था आरेख इस प्रकार से आपको बना देना था। यदि आप ऐसा बना के आए होंगे तो इसमें आपके एक भी नंबर नहीं काटे होंगे, पूरे में पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे यदि अच्छे तरीके से बनाया हो, है ना, नाम सहित लिख के। फिर इसके बाद 13वां क्वेश्चन कैसा है, देखिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। मानव पाचन तंत्र में पाचक रस स्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो कि पाचक रस स्रावित करती हैं, इसका आंसर आपके सामने देखिए। ये रहा 13वां क्वेश्चन। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां। ठीक, तो कौन कौन सी ग्रंथियां, देखिए आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां, मतलब आहार नाल से जितनी भी प्रकार की ग्रंथियां संबद्ध हैं, जैसे कौन कौन, जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, आमाशय, है ना, तो लाल ग्रंथियां और यकृत, है ना, आमाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को कैसे बदल देता है, जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं जो पाचक रस होते हैं, और इस प्रकार से उस पूरे भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। 13वां के बाद देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये इतने बड़े बड़े क्यों लिखे हैं, क्योंकि शब्द सीमा का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि आपकी शब्द सीमा 30 शब्द से कम है तो आपका नंबर काटे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आपको कम से कम 30 शब्दों के ऊपर तो लिखना ही लिखना है ना, कितना भी क्वेश्चन छोटा हो 30 शब्दों तक, 30 शब्द तो कम से कम लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप यदि स्पीड अच्छी है आपकी तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने जो 2-2 नंबर के हैं वो बड़े कर दे, 4-4 नंबर के छोटे कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है वाट्सएप में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण लिखिए। मतलब जो पदार्थ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको क्या कहते हैं और उनकी एग्जाम्पल क्या क्या हैं वो आपको समझाना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है आपके सामने। 14वां क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते, अर्थात जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा, यहाँ ऊष्मा लिखना था सॉरी, ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, है ना, यहाँ ऊष्मा लिखना था। तो जो ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देंगे, आसानी से नहीं जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और लकड़ी। ठीक, कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं, है ना, ऊष्मा रोधी भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से इतना लिख देना था आपको।
फिर 15वें क्वेश्चन में क्या लिखना था? 15वें क्वेश्चन में आपको लिखना था, ये पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिनमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा अथवा गर्म ना हो? तो क्या ऐसा संभव है? तो इसमें आपको बताना था, देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इस सब्जेक्ट के अलावा यदि आप अन्य सब्जेक्ट की भी आंसर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। हर सब्जेक्ट के आपको आंसर्स एकदम डिटेल से, एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 26 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर्स एकदम डिटेल से समझाए गए हैं। और यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, और वार्षिक की तैयारी के लिए आप उसको लिख के अपनी कॉपी में याद भी कर सकते हैं। ठीक, तो 16वां क्वेश्चन, सॉरी फिलहाल में 15वां क्वेश्चन अभी देख रहे थे। 15वें क्वेश्चन में बोला गया था कि भवनों का ऐसे भवनों का निर्माण संभव है कि नहीं है? तो हमें क्या लिखना है? हाँ, ऐसे भवन बनाना संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ना हो। मतलब मौसम के अनुसार, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, उस भवन को कोई परिवर्तन ना होता हो। मतलब उसमें कुछ भी चीज़ महसूस ना हो, ठंडी ना तो ज़्यादा ठंडी लगे ना ज़्यादा गर्मी, मतलब मीडियम मौसम बना रहे। तो ऐसा कब संभव है? हाँ, ऐसा भवन बनाना संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ना हो। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, ऐसा संभव किया जा सकता है। ठीक, तब ऐसा संभव किया जा सकता है, या तो ऐसा संभव किया जा सकता है। कब संभव किया जा सकता है? जब भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। फिर इसके बाद 16वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए। 16वां क्वेश्चन में पूछा गया है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है, वह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है? ये कारण पूछा है कि एक नीला लिटमस पत्र है, एक विलयन में उसको डुबोया जाता है, वह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र पर कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है कि कोई उस पर रंग परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए इसका आंसर आपके सामने है। 16वां ये रहा, यदि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया और वह नीला ही रहता है, नीला लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, तो इतना तो क्वेश्चन ही है। तो इसका मतलब है कि, छोटी की लिखना था, इसका मतलब है कि विलयन या तो क्षारीय है, छा लिखना था, क्षारीय, विलयन या तो क्षारीय है या उदासीन। ठीक, क्षारीय नहीं लिखना था, क्षारीय, ध्यान रखिएगा। विलयन या तो क्षारीय है या उदासीन, इन दो में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। आगे देखिए 16वां के बाद 17वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कुछ इस प्रकार से आपको। अब यहाँ पर देखिए शब्द सीमा कितनी बढ़ा दी गई है, 35 से लेकर 50 शब्दों के बीच में आपको कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द। 50 के ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 50 से ऊपर चले गए तो नंबर काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम इन्होंने बोला है कि कम से कम 50 शब्द होने चाहिए, 50 शब्द के 35 शब्द होने चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द तक लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन में इसमें वास्तव में पूछा क्या है, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण से समझाइए। सहजीवी संबंध क्या होता है पादपों में, वो समझाना है। बहुत अच्छा इसमें समझाया हुआ है। देखिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या पादप हों, तो ऐसे नहीं, कुछ पादप ऐसे होते हैं, पादप लिखना, तो कुछ पादप ऐसे होते हैं, या कुछ जीव ही बोल सकते हैं, ऐसे होते हैं जो अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे से क्या करते हैं, बांट लेते हैं। इसी संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
सहजीवी संबंध। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। मतलब कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पेड़ों की जड़ों में होते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं। और जो कवक हैं वो क्या करते हैं, कवक मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, पेड़ों के लिए अवशोषित करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो वृक्षों के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है ना। जो जितने भी प्रकार के जो पौधे पाए जाते हैं उनके लिए इस संबंध का बहुत अच्छा उपयोग है इनका। ठीक, 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये देखिए। 18वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट या जुगाली करने वाले जानवर द्वारा, जुगाली मतलब जो चबाते हैं ना, बैठ के एक जगह बैठ जाते हैं फिर चबाते हैं उसको, है ना, उस जिसको पगराना बोलते हैं आप लोग, है ना, देसी भाषा में, तो द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं। कारण लिखिए, है ना। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है जो कि क्या, जो पगराने वाले जानवर है उसको वो लोग, वो जानवर पाचन कर पाते हैं उस पदार्थ का, उस कार्बोहाइड्रेट का, जबकि मानव उसका पाचन नहीं कर पाता। तो उस पदार्थ का नाम बताना है आपको, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना था। ठीक, तो उसका जो राइट आंसर था आपके सामने देखिए, रूमिनेंट अथवा रोमंथी। उसी को रूमिनेंट बोलते हैं, उसी को रोमंथी बोलते हैं। ठीक, तो सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, है ना। जो पगराने वाले जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं, जबकि इसका पाचन मानव नहीं कर सकता। रोमंची, जिसको क्या बोलते हैं, जो रोमंची पशु, मतलब जो पगराने वाले जानवर हैं, उनमें छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक, उसी में क्या होता है, सेल्यूलोज को ये जो जानवर होते हैं पगराने वाले इसको पचा सकते हैं, जबकि यदि आम जो मानव है या व्यक्ति है वो इसका पाचन, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन आपके सामने, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। तो बहुत अच्छे तरीके से समानताएं और अंतर आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको ध्यान से देखिए, समझिएगा। प्रश्न 19 का समानताएं पहले, तो दोनों तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोनों के द्वारा ही क्या किया जाता है, तापमान मापा जाता है। दूसरा देखिए क्या है, इनके द्वारा तापमान डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, है ना, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तीसरा, इनका मुख्य भाग पारा धातु से बना होता है जो उच्च तापमान को सही रूप में स्थापित करने में मदद करता है। ठीक, तो दोनों का ही जो मुख्य भाग होता है उस पारा का बना होता है, पारा धातु का। अंतर क्या क्या है देखिए, अंतर आपको ये लिखना था, प्रयोगशाला तापमापी से किसी भी वस्तु का तापमान मापा जा सकता है। किसी वस्तु का तापमान मापना है तो प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करेंगे, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर से किसी मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान नापना है तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा अंतर क्या है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो इस प्रकार ये 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, काला पॉलिश किए पात्र एवं श्वेत पॉलिश किए पात्र में पानी भरकर दोपहर 2 बजे
दोपहर 2 घंटे रखने पर किस पात्र का पानी कम गर्म होगा और क्यों? इसका बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना था। देखिए आंसर, तो क्या आंसर लिखना था? काला पॉलिश किए पात्र एवं श्वेत पॉलिश किए पात्र में पानी भरकर दोपहर में 2 घंटे रखने पर श्वेत पॉलिश किए पात्र का पानी कम गर्म होगा, क्योंकि श्वेत रंग ऊष्मा और प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। जो श्वेत प्रकाश होता है या श्वेत रंग होता है वो ऊष्मा या प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, इसलिए जो पात्र आपका श्वेत पॉलिश किया हुआ होगा उस पात्र का पानी कम गर्म होगा। 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन क्यों लगाया जाता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर आपके सामने देखिए। यहाँ पर जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। फॉर्मिक अम्ल एक अम्ल होता है उसके डंक में, वो डाल देती है। फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा या कैलेमाइन, उसी को खाने का सोडा बोलते हैं, नमी युक्त खाने का सोडा उसी को बोलते हैं कैलेमाइन, विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो क्या होता है, जब जैसे कोई चींटी डंक मारती है तो उसकी जगह पर कैलेमाइन का विलेन हम यदि लगा देते हैं तो वो फूलता नहीं है उस स्थान पर, है ना, उसको क्या कर देता है, वो उदासीन कर देता है उस अम्ल को। 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन है इस प्रकार से, लिटमस पत्र द्वारा आप अम्लीय क्षारकों और उदासीन पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन का आंसर है 22वां। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, या नीला लिटमस पत्र की बात करें और चाहे पेपर, एक ही चीज़ है। जबकि उदासीन पदार्थों से लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जो नीला, यदि अम्ल है तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और यदि क्षार है, वो विलयन जो हमने लिया है वो क्षारीय है, तो वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लेकिन यदि वो विलयन उदासीन है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसका चित्र नहीं बना है, आपको पेपर में देख लेना, घटपर्णी का जो चित्र बना है वही इसमें बनाना था। ठीक, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और इस क्वेश्चन का 24वें क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके और इसको लिख सकते हैं, है ना, लिखना चाहें तो। 25वां क्वेश्चन थोड़ा समझा देते हैं, शायद ये नहीं बना होगा आपसे। तो इसमें समुद्री समीर और स्थलीय समीर के बारे में पूछा गया था। तो दिन में सूर्य की गर्मी से समुद्र के तटीय प्रदेश जल्द गर्म हो जाते हैं। जो गर्मी होती है, गर्मियों के दिनों में एक समय बोल सकते हैं कि दिन में सूर्य की गर्मी से समुद्र के तटीय क्षेत्र जल्द गर्म हो जाते हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है ना, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उड़ने लगती है, जिससे वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। मतलब वहाँ की वायु एक तरीके से ऊपर उड़ जाती है, तो वहाँ पर एक तरीके से खाली जगह छूटने लगती है। समुद्र देर से गर्म होते हैं। जो समुद्र की ऊपरी परत होती है पानी की, वो देर से गर्म होती है। इससे समुद्र के जल के ऊपर का जो वायुदाब होगा वो अधिक होता है ना, स्थलीय तटीय क्षेत्र की अपेक्षा। इसलिए क्या होता है, समुद्र की ओर से आई पवन तटीय प्रदेश या स्थल की ओर जाने लगती है। इसलिए समुद्र से जो हवा चलने लगती है किस साइड, तटीय क्षेत्र की ओर एक हवा चलने लगती हैं, हवा चलती हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, समुद्री समीर। जो हवाएं समुद्र से तटीय क्षेत्र की ओर चलती हैं, देखिए लिखा हुआ है
समुद्र से स्थल की ओर जाने वाली या स्थल की ओर आने वाली इस पवन को समुद्र समीर कहते हैं। और जबकि इसका उल्टा जो पवन स्थल से तटीय क्षेत्र से समुद्र की ओर जाएंगी उनको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ लेना, इसको बिल्कुल वही लिखा होगा है। जो समुद्र से तटीय क्षेत्र की ओर आती हैं वो समुद्री समीर, और जो स्थल से या तटीय क्षेत्र से समुद्र की ओर जाती हैं जो पवनें उनको स्थल समीर कहते हैं। जो स्थल से जाएंगे स्थल समीर, जो समुद्र से आएंगे वो समुद्री समीर कहलाएंगे। फिर इसके बाद देखिए ये 26वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिख देना है ना। यदि आपका नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को स्टॉप करके इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है यदि, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अन्य सब्जेक्टों की यदि आपको सॉल्यूशन देखना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सभी सब्जेक्टों के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे।